Good evening, everybody. Bachche, are you able to hear my voice clearly? Okay. All right. ठीक है बच्चे. So बच्चे, in the previous class, we had finished our environment. Our environment हमने खत्म कर लिया था. So today बच्चे, we are going to start up with chapter number 5. This is a portion from chemistry, periodic classification of elements. ठीक है. बच्चे, इससे जो पहला वाला चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसका सिलेबस जो है काफी हद तक डिलीट हो चुका है बोर्ड एग्जाम्स के लिए. बट दिस चैप्टर इज कंप्लीट, पूरा कंप्लीट चैप्टर ये आ रहा है. सो आई थॉट इट वुड बी बेटर दैट वी स्टार्ट विद दिस अप फर्स्ट. ऑलराइट. एंड दिस आल्सो कवर्स मेनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स. तो केमिस्ट्री का जो मेजर पोर्शन होगा बच्चे, वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से आएगा. Major questions from chemistry this term will come from periodic classification. So the chapter holds great importance. All right. So, bache, in this chapter, what we are going to do? Okay. इस chapter के अंदर हम बच्चे mainly क्या study करने वाले हैं? Right, बच्चे, I'll be sharing notes. Don't worry. So, what we'll be studying mainly in this chapter is we'll be discussing classification of elements. एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे. बट फ्रॉम दी लोअर क्लासेस व्हाट वी हैव लर्नड इज वी कैन क्लासिफाई एलिमेंट्स इनटू वेरियस ग्रुप्स. फॉर एग्जांपल, एक जो बच्चे हम कॉमन क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेमी मेटल्स एटसेट्रा. इस तरीके से हम बच्चे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. ऑलराइट, दिस इज समथिंग दैट वी consistently do. Another very important classification of elements can be done on the basis of their properties. Okay, पर बच्चे हम इसके अंदर कैसे क्लासिफिकेशन को देखने की कोशिश करेंगे? From the earlier times. Earlier times से कैसे क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की है? So we'll be discussing various classification systems. Gradually, what were the principles which were evolved? उनके अंदर क्या limitation थी, उनके अंदर क्या advantages थी? And then we proceed. अब बच्चे, एक चीज जो हमें समझनी है, when you talk about classification of elements, at the moment जो हमें elements पता है, that is about 118 elements. 118 elements के आसपास बच्चे हमें पता है. And out of these 94 are naturally occurring. अब बच्चे, when we say 94 are naturally occurring, 94 elements they are naturally occurring, इसका क्या मतलब है? वो हमें नेचर से मिल जाते हैं. अब आपके दिमाग में ये बात आएगी, फिर ये बाकी के एलिमेंट्स कहां से मिलते हैं? बच्चे, दीज एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज सिंथेटिक एलिमेंट्स. क्यों? बच्चे, दीज एलिमेंट्स वर फॉर्म्ड और दे वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस और न्यूक्लियर रिएक्शंस व्हिच वर कैरिड आउट इन द लैब्स. जब हम लैब में कोई न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं या केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो बहुत थोड़े टाइम के लिए ये एलिमेंट्स क्या करते हैं? बनते हैं. दे लिव फॉर अ ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. So this is how these elements were discovered. So after 94, that is atomic number 94, उसके बाद जो elements आते हैं बच्चे, वो इतने stable नहीं होते and they are rarely found on Earth's surface. ठीक है. So 94 elements they are naturally occurring. उसके बाद वाले elements को आप synthetic elements भी कह सकते हो, because they are formed only for a very short period of time and that too only during a chemical reaction or a nuclear reaction. अब बच्चे, आप खुद सोचिए, 118 एलिमेंट्स हैं जो इनको हम आज के टाइम में जानते हैं. अब बच्चे, इफ यू थिंक दैट वी विल स्टडी ईच एलिमेंट वन बाय वन, डू यू थिंक दैट इज पॉसिबल? अगर हम एक एक करके एलिमेंट्स को स्टडी करें एंड देन वी लर्न अबाउट देयर प्रॉपर्टीज, डू यू थिंक इज दैट इजी और इज दैट अ वेरी गुड वे आउट? नो, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. बच्चे, आप सोचो, 118 एलिमेंट्स पहले हम कलेक्ट करेंगे, फिर उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे. इट वुड टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो दिस इज द रीजन व्हाट वी अंडरस्टूड कि अगर हम ग्रुप्स बनाएं, क्लासिफिकेशन करें, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्टडी अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एंड लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जांपल बच्चे, अगर मैं एल्कली मेटल्स की बात करूं, एल्कली मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव. एल्कली मेटल्स दे आर वेरी रिएक्टिव. ओके,
लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो अगर मैं इनमें से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव मेटल की स्टडी कर लूं, मुझे उस ग्रुप के मेटल्स के बारे में पता लग जाएगा। सेम इज विद एल्कली अर्थ मेटल्स, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। हैलोजेंस की आप बात करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो हम बचे इनमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को स्टडी करें तो आपको उस ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में पता लग जाता है। तो बचे ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है क्लासिफिकेशन का। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन। यू कम टू नो about the properties of various groups of elements which are present in them. Okay, तो बच्चे हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को हम हिस्टोरिकली पिक करेंगे वन बाय वन। यू नीड टू रियलाइज जब ये क्लासिफिकेशन सिस्टम धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे थे बच्चे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कम थे। एलिमेंट्स का जो नंबर है बच्चे ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है, ग्रेजुअली दे वर डिस्कवर्ड। 118 एलिमेंट्स जो आज हमें पता है वो पहले से नहीं पता थे, पहले कॉमन एलिमेंट्स का ही पता था, धीरे धीरे वो डिस्कवर हुए। एंड दिस इज द रीजन हमारे जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं बच्चे वो भी इवॉल्व हुए। ऑलराइट, सो बच्चे द फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट वी विल पिक अप इज डॉबरेनर्स ट्रायड। जो सबसे पहला बच्चे हम क्लासिफिकेशन सिस्टम पिकअप करेंगे दैट इज डॉबरेनर्स ट्रायड। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट डॉबरेनर्स ट्रायड्स, एज द नेम इज सजेस्टिंग, ट्रायड्स का क्या मतलब है, ग्रुप ऑफ थ्री। Group of three. Triad means group of three. You can say this was the first classification system which was given. ये पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था जो बनाया गया था। अब बच्चे इस सिस्टम के अंदर कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं है। इसमें जो ग्रुपिंग हुई है किस बेसिस पे हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज। पर जो प्रिंसिपल है उसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। It is just a pattern that was observed by Dobrener and he gave this classification system. Okay, तो बच्चे ये क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? It was given by Johann Wolfgang Dobrener. Okay, he was a German chemist. He was a German chemist. Okay, all right. बच्चे what does this picture show? Okay, this is ये जानवी मुझसे क्वेश्चन पूछ रही है कि ये पिक्चर क्या शो कर रहा है। बच्चे it is like प्लेसिंग अ जम्बल्ड अप मैप। अगर आपके पास एक मैप हो, जिक्सॉ पजल हो, जिक्सॉ पजल को अगर मैं एक ऑर्डर में रख के मैप बनाऊं, देन यू कैन फाइंड द ट्रेजर। तो दिस इज हाउ वी न्यू एलिमेंट्स। एलिमेंट्स सारे क्या थे, एक ग्रुप में पड़े थे जिनको स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल था। तो हमने क्या किया, जम्बल्ड अप को, केओस वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में क्लासिफाई करके उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना शुरू किया। दिस इज क्रिएटिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। जानवी, इज दैट क्लियर? अगर आपके पास एक मैप है जो बहुत सारे कटआउट पीसेस में है, वी प्लेस देम इन अ सर्टेन ऑर्डर, यू विल बी एबल टू मेक द मैप एंड देन यू फाइंड द रूट टुवर्ड्स योर ट्रेजर। तो दिस इज, इसी तरीके से एलिमेंट्स जैसे जैसे डिस्कवर होते गए उनकी हर एक की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल था। सो वी ग्रेजुअली रियलाइज्ड कि उनको क्लासिफाई अगर करें, उनकी ग्रुपिंग बनाएं, तो दैट वुड बी बेटर। ओके, so this is how classification systems began. तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, this was given by Dobrener. अब बच्चे how did he classify the elements? What he did? बच्चे he arranged elements into similar properties with groups. उन्होंने क्या किया, elements with similar properties उनको ग्रुप्स में अरेंज किया। ओके, और बच्चे उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया, if I arrange elements in increasing order of atomic mass, अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया जाए, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अगर इस बेसिस पे अरेंज किया जाए तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द ट्रायड्स, the middle element, जो middle element होगा, let's say we have three elements A, B, C. These three elements, they were grouped on basis of similarity in properties. और इनका ट्रायड कैसे बना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो अगर बच्चे आप फर्स्ट एलिमेंट का मास लो और थर्ड एलिमेंट का मास लो, इनको टोटल करके आप एवरेज निकालो, तो इट विल रफली कम आउट टू बी द मिडल एलिमेंट। मिडल एलिमेंट का मास आ जाता था। अब बच्चे आप खुद सोचिए,
ग्रुपिंग तो उन्होंने की सिमिलैरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, पर ये जो पैटर्न है जिसमें एवरेज निकल रहा है एटॉमिक मास का, क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन या लॉजिक है? नो, देयर इज नो साइंटिफिक लॉजिक और एक्सप्लेनेशन. इट इज जस्ट दैट ही ऑब्जर्व्ड दिस पैटर्न. सो व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ ट्रायड, ट्रायड किस बेसिस पे बनेगा? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, and you arrange the three elements in increasing order of atomic mass. So the mass of first element and third element, उनको टोटल करिए और फिर उसका एवरेज निकालो, तो इट विल रफली कम आउट टू बी atomic mass of the middle element. Okay, this was the basis of arranging elements into Dobrinus triad. देखो ये यहां लिखा हुआ है, if we arrange elements in order of increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element, it was roughly the average of atomic mass of other two elements. Okay, so this is how triads were formed. बच्चे, I am going to give you a very simple example. उन्होंने जो कुछ ट्रायड्स बनाए थे उसमें एक कॉमन ट्रायड था एल्कली ट्रायड. एल्कली ट्रायड, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. These were the three elements or metals in the alkali triad. बच्चे अगर हम देखें, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7U, सोडियम का एटॉमिक मास होता है बच्चे 23U, एंड पोटेशियम का होता है 39U. सो बेस्ड ऑन डॉब्रेनर्स ट्रायड प्रिंसिपल, अगर बच्चे आप फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट इनके मास को टोटल करो, 39 प्लस 7 divided by 2, what will you get? आपने एवरेज निकाला फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास का, what you will get? You will get 23, and this is equal to atomic mass of sodium. So this was the first triad that he made, alkali triad. प्रिंसिपल क्या है? ट्रायड का जो फर्स्ट एलिमेंट है और थर्ड एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास को टोटल करके एवरेज निकालिए, तो जो मिडल एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के इक्वल आ जाता है. क्या ये चीज क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? एल्कली ट्रायड, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. ऑल राइट, ओके. चलो लेट्स पिक अप अनदर एग्जांपल. एक और एग्जांपल पिक करते हैं. उन्होंने बच्चे एक्चुअली 3 मेजर ट्रायड्स बनाए थे. देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हमने कर लिया. नेक्स्ट वी विल पिक कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. कैल्शियम आपकी एनसीईआरटी बुक में 40.1 दिया है, विल जस्ट टेक इट एज 40. स्ट्रोंशियम 87.5 एंड बेरियम लेट्स पिक इट अप एज 137.3. ओके, लेट्स पिक इट अप एज 137 ओनली. डेसिमल्स को इग्नोर कर देते हैं. अब बच्चे फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का टोटल करिए. 137 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2. But if I am not wrong, it will come out to be 177 by 2. So that is 88.5. 88.5 आ जाएगा. 177 by 2. All right. तो बच्चे देखो, what is the average that we are getting? We are getting 88.5 as average. और स्ट्रोंशियम का मास देखो 87.5. तो बच्चे इट इज नियर अबाउट्स, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, नियर अबाउट्स. ओके, तो बच्चे ये जो सेकेंड ट्रायड है, दिस इज नोन एज एल्कली अर्थ मेटल ट्रायड. दिस इज नोन एज एल्कली अर्थ मेटल ट्रायड. ओके, एल्कली अर्थ मेटल ट्रायड कहते हैं इसको. ठीक है बच्चे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. थर्ड उन्होंने दिया था बच्चे हैलोजन, हैलोजन ट्रायड. बच्चे व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय हैलोजन्स? हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग. बच्चे हैलोजन्स दे फॉर्म सॉल्ट विद मेटल्स. तो हैलोजन ट्रायड में देखिए वी हैव क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. अब बच्चे वही सेम चीज करके देखिए. 35.5, लेट्स टेक 126.9 एज 127. इसको टोटल करिए. 127 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? बच्चे एल्कली मेटल्स
जानवी एल्किली मेटल्स क्या होते हैं? एल्किली मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स. ओके, एल्कली मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स. एल्कली अर्थ मेटल्स जो हैं उनके मिनरल्स और ओर्स आपको नेचुरली अर्थ के अंदर कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलते हैं. ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट एल्कली मेटल्स, ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स हैं. ठीक है ना? तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या बोल रहे हैं? एल्कली एंड एल्कली अर्थ मेटल्स. एल्कली मेटल्स में आएंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बच्चे जो बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाती हैं. एल्कली अर्थ मेटल्स में आएंगे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जो एल्कलीज नहीं बनाते. ओके, हाँ, इनका नेचर बेसिक होता है. दिस इज द डिफरेंस. ओके, जानवी, इज दैट क्लियर? ऑलराइट. अब अजय 127 और 35.5 कितना बनता है? 127, 157, 162.5 divided by 2, that's equal to बचे 81.25. अब देखिए बेरियम सॉरी ब्रोमीन का कितना है? 79.9, 80 के आसपास. तो बचे नियर अबाउट्स. हैलोजन ट्रायड का भी जो बचे मास है वो नियर अबाउट्स उसके आसपास आ गया. ओके, पर बचे ये जो प्रिंसिपल है, क्योंकि इसके अंदर कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, तो जितने एलिमेंट्स उस टाइम नोन थे उन सबके लिए ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ. बचे एक यहां और ट्रायड दिया हुआ है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक. नाइट्रोजन इज 14, फॉस्फोरस इज 31, आर्सेनिक को 75 लेते हैं. अब बचे लेट्स अप्लाई डॉबरेनस ट्रायड हियर. डॉबरेनर ट्रायड यहां अप्लाई करके देखते हैं. 75 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2, दैट्स 89/2. तो कितना हो गया बचे? इट कम्स आउट टू बी 44.5. 44.5. अब बचे व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या ये मैच कर रहा है? चेक करो कि बहुत डिफरेंस है. जो फॉस्फोरस का बचा रियलिटी में मास है इट्स 31U, बट व्हाट वी आर गेटिंग ऑन डॉबरेनर्स प्रिंसिपल, डॉबरेनर्स ट्रायड का जो प्रिंसिपल है उस बेसिस पे जो हमें एवरेज एटॉमिक मास मिल रहा है इन दोनों का, फर्स्ट और थर्ड का, 44.5. इट इज अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस है. एंड बचे दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स. डॉबरेनर्स ट्रायड्स कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर होल एलिमेंट. सारे एलिमेंट्स के लिए नहीं बना पाए. जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते गए बच्चे, इट वाज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द एलिमेंट्स, एंड दिस वाज द रीजन इट वाज डिस्कार्डेड. क्योंकि बच्चे इसके अंदर कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, एंड इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू ऑल द एलिमेंट्स. ऑल एलिमेंट्स कैन नॉट बी क्लासिफाइड इनटू डॉबरेनर्स ट्रायड्स, सो दिस सिस्टम वाज डिस्कार्डेड. इज दिस क्लियर? डॉबरेनर ट्रायड सबको समझ आ गया? याद ये रखना है बच्चे, व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू. डॉबरेनर्स ट्रायड का प्रिंसिपल क्या था क्लासिफिकेशन का? यू ग्रुप एलिमेंट्स इनटू 3 ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज. लिखेंगे कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे. फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जो टोटल होगा, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जो टोटल होगा उसका एवरेज निकालो. इट विल कम आउट रफली टू बी मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट. इज दिस क्लियर? क्या ये चीज सबको समझ आ गई? तो इसमें बचे एक तो एल्कली मेटल्स का एग्जांपल है, एल्कली अर्थ मेटल्स का, हैलोजन ट्रायड. एक मैंने आपको एग्जांपल दिया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक. बच्चे उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा था, एंड ग्रेजुअली एज द एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड all cannot be classified into Dobrinus triad, and this is the reason this was discarded. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को हम ट्रायड्स में क्लासिफाई नहीं कर पाए, और बहुत ह्यूज डिफरेंस आ रहा था बच्चे एज वी ग्रेजुअली प्रोग्रेस्ड अहेड. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन. अब बच्चे हम चलेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम पे, दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यू कैन से दिस केम आफ्टर डॉबरेनर्स ट्रायड्स. डॉबरेनर ट्रायड के बाद ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया. ऑलराइट, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन केम आफ्टर डॉबरेनर्स ट्रायड्स. अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट
Newland's law of octaves. All right, this system was developed by John Newlands in the year 1866. अब बच्चे he was a English chemist. इससे पहले बच्चे डॉबरेनर्स ट्रायड जो था, डॉबरेनर was a German chemist and it was given in the year 1817. अगर आप ईयर याद रख सकते हो तो बच्चे दैट्स वेल एंड गुड, पर नाम तो जरूर याद होना चाहिए. जोहान वोल्फगैंग डॉबरेनर, he gave Dobrener's triad in 1817. Newland's law of octaves, it was given by John Newlands in the year 1866. Okay, तो बच्चे इसमें क्या है, अब बच्चे Newland law of octaves, this law is also based on atomic mass. बच्चे ये लॉ भी एटॉमिक मास के ऊपर ही बेस्ड है. What Newland did was he arranged elements in increasing order of atomic masses. Increasing order of atomic mass के बेसिस पे ही उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, जो एलिमेंट्स उस टाइम तक नोन थे. ओके, अब बच्चे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, why this is known as law of octaves. इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्यों कहा जाता है? Why this is called law of octaves? बच्चे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और ऑक्टेव्स रेफर्स टू नोट्स ऑफ म्यूजिक. ऑक्टेव्स किसको रेफर करता है बच्चे? ऑक्टेव्स रेफर टू नोट्स इन म्यूजिक. ऑलराइट, अब बच्चे नोट्स इन म्यूजिक इसको हम कैसे समझेंगे? बच्चे इफ यू टॉक अबाउट म्यूजिक मेलोडी, तो इसके अंदर बच्चे 7 नोट्स होते हैं, 7 यूनिक नोट्स, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी. एंड बच्चे आफ्टर नी विच इज द 7th नोट, फिर क्या होता है? रेपिटिशन, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा. सो 7 यूनिक नोट्स, और 7th नोट के बाद बच्चे जो फर्स्ट नोट होता है वो दोबारा रिपीट होता है. तो आपके दिमाग में ये बात आएगी, व्हाई न्यूलैंड named it as law of octaves. But what he noticed was, if we arrange elements in increasing order of atomic mass, अगर बच्चे हम increasing order of atomic mass के basis पे elements को arrange करें, तो what is going to happen? Just like notes of music, जैसे बच्चे नी के बाद सा दोबारा आता है, 7th नोट के बाद फर्स्ट नोट दोबारा रिपीट होता है, उसी तरीके से प्रॉपर्टीज भी रिपीट होती हैं. इन द सेम मैनर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड. ओके, जस्ट लाइक 7th नोट ऑफ म्यूजिक, उसके बाद जब फर्स्ट नोट दोबारा रिपीट होता है, वैसे ही बच्चे प्रॉपर्टीज दोबारा रिपीट होती है. All right, if we arrange elements in increasing order of atomic mass, every eighth element will resemble the first, and this is the principle of Newland's law of octaves. जैसे बच्चे नोट्स ऑफ म्यूजिक रिपीट होते हैं, वैसे ही 8th एलिमेंट क्या करेगा? फर्स्ट एलिमेंट को रिजेंबल करेगा. इज इट क्लियर? ये लॉ सबको क्लियर है? Is this clear? All right. अब बच्चे यहां एक टेबल दिया हुआ है, यहां और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे. At the time when Newland was arranging his table, okay, at the time when Newland was arranging his table, उस टाइम पे बच्चे सिर्फ 53 एलिमेंट्स नोन थे. There were only 53 elements which were known. Okay, gradually number धीरे धीरे बढ़ा है. So at the time जब Newland was working on his table, only 53 elements were known. Okay, so what he observed was, Mohak, I am going to explain this once again. इसको ध्यान से समझिएगा. How Newland classified his table. बच्चे एटॉमिक मास क्यों कॉमन वो है क्लासिफिकेशन के लिए? क्योंकि बच्चे उस टाइम तक एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं था.
ओके, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सब प्रॉपर्टीज बहुत बाद में आई है, तो हमने मास के साथ ही शुरू की है। आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, पर पहले जो इनिशियल था बच्चे एटॉमिक मास पे वर्क हुआ था, इसलिए एटॉमिक मास पे ही क्लासिफिकेशन हुई है। जानवी, इज दैट क्लियर? ऑलराइट, ओके। अब बच्चे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। किस तरीके से बच्चे? ही अरेंज्ड एलिमेंट्स, जैसे बच्चे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, these are arranged in increasing order of atomic mass. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे इसको अरेंज किया गया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, on this basis it is arranged. Okay, so as you proceed from hydrogen to lithium, lithium to beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and so on, what is going to happen? Mass is going to increase, mass is going to increase. And just like notes of music, बच्चे म्यूजिक में 7 नोट्स होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, और नी के बाद क्या होता है बच्चे? सा दोबारा आता है। सो न्यूलैंड ने क्या बोला? जस्ट लाइक नोट्स ऑफ म्यूजिक, जैसे 7th नोट के बाद फर्स्ट नोट दोबारा आता है, वैसे ही अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करें, तो जो 8th एलिमेंट आएगा सीक्वेंस में, वो फर्स्ट एलिमेंट को रिजेंबल करेगा। जैसे बच्चे 8th नी के बाद क्या होता है? नी के बाद सा दोबारा आ जाता है, वैसे ही उन्होंने क्या बोला? 8th एलिमेंट जो आएगा वो फर्स्ट एलिमेंट को क्या करेगा? रिजेंबल करेगा। दिस इज द बेसिस ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। बच्चे रिजेंबलेंस का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी, प्रॉपर्टीज एक दूसरे से सिमिलर होंगी, सेम। चलो अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। बच्चे आपको ये टेबल याद नहीं करना है, यू डोंट नीड टू मेमोराइज दिस टेबल, बट यस इसकी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। बच्चे इफ आई कंसीडर हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन देखूं, हाइड्रोजन को पहला एलिमेंट मानते हैं, तो बच्चे रेपिटेशन के हिसाब से इसके ग्रुप में आ रहा है फ्लोरीन। सो जस्ट लाइक नोट्स ऑफ म्यूजिक, फ्लोरीन रिपीट हुआ, जस्ट लाइक नोट्स ऑफ म्यूजिक, फ्लोरीन रिपीट हुआ। तो बच्चे हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम है। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या है? सिमिलर, दे रिजेंबल इन प्रॉपर्टीज, बोथ आर नॉन मेटल्स, दे कैन हैव वैलेंसी ऑफ प्लस। अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हो बच्चे, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, दे आर नॉन मेटल्स, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बच्चे इनकी प्रॉपर्टीज कॉमन है। सिमिलरली इफ यू पिक अप बेरिलियम, अगर आप बेरिलियम नहीं, लेट्स पिक अप लिथियम, तो लिथियम के बाद बच्चे सीक्वेंस में 8th एलिमेंट क्या आएगा? सोडियम, बिकॉज दे आर इन सेम ग्रुप, तो इनकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करेंगी। अगर मैं लिथियम से काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, बच्चे जो सेम ग्रुप में होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी सेम है। तो बच्चे क्या लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम है? डू लिथियम एंड सोडियम रिजेंबल ईच अदर? यस बच्चे, बोथ लिथियम एंड सोडियम दे आर एल्कली मेटल्स, दोनों एल्कली मेटल्स हैं। दे आर वेरी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड, और पानी में डालोगे तो दे विल फॉर्म एल्कलीज। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी भी रिजेंबल कर रही है, देयर प्रॉपर्टी इज ऑल्सो रिजेंबलिंग। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स पिक अप कार्बन, और उसी ग्रुप में 8th एलिमेंट जो आएगा इस सीक्वेंस के बाद, कार्बन के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सिलिकॉन आ गया बच्चे, सिलिकॉन विल कम। तो बच्चे डू कार्बन एंड सिलिकॉन रिजेंबल ईच अदर? यस, कार्बन और सिलिकॉन भी एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं प्रॉपर्टीज में। ठीक है, सो दिस इज हाउ ही सेड प्रॉपर्टीज विल बी सिमिलर, प्रॉपर्टीज विल रिपीट आफ्टर अ स्पेसिफिक गैप। और वो गैप क्या है? सीक्वेंस में जो 8th एलिमेंट आएगा वो पर्टिकुलर गैप के बाद प्रॉपर्टीज को क्या करेगा? रिपीट करेगा। दिस इज द बेसिस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है,
ये क्लियर है सबको? सबको समझ आ गया कैसे उन्होंने अरेंज किया था अपना टेबल? ऑल राइट, ओके। तो ये टेबल बच्चे आपको मेमोराइज नहीं करना, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द प्रिंसिपल कि 8th एलिमेंट जो सीक्वेंस में आ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, वो प्रॉपर्टी की रिजेम्बलेंस करेगा जस्ट लाइक नोट्स ऑफ म्यूजिक। अब बच्चे लेट्स टॉक अबाउट इट्स लिमिटेशंस। लिमिटेशंस की बात करते हैं। अरेंजमेंट हमें समझ आ गया, इसकी लिमिटेशन की बात करते हैं। बच्चे दिस टेबल इट वाज ओनली सक्सेसफुल अप टू कैल्शियम। ये टेबल बच्चे कैल्शियम तक ही सक्सेसफुल था। दैट मींस अगर मैं कंपेयर करूं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी प्रॉपर्टी में रिजेम्बलेंस है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सिमिलर प्रॉपर्टीज। पर बच्चे कैल्शियम से आप आगे जाओगे, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, क्रोमियम, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं करती। कार्बन, सिलिकॉन, टाइटेनियम, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं करेंगी। तो बच्चे आफ्टर कैल्शियम इट विल लूज इट्स एफिशिएंसी, उसके बाद प्रॉपर्टीज रिपीट नहीं होती। तो इट वाज ओनली सक्सेसफुल अप टू कैल्शियम। लेट्स टेक दिस एग्जांपल ओनली। बच्चे यहां देखो, कार्बन, सिलिकॉन, इनकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। पर उसके बाद देखो बच्चे, टाइटेनियम, इंडियम, जिरकोनियम, बच्चे दीज आर मेटल्स, ये मेटल्स हैं सारे। उसके बाद देखो यहां बचे ऑक्सीजन, सल्फर, इनकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं। पर बचे नीचे देखो आयरन, बचे आयरन इज अ मेटल, मेटल की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन और सल्फर के साथ कैसे मैच करेगी? तो बचे आफ्टर कैल्शियम रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज वाज नॉट ऑब्जर्व्ड। और आप कह सकते हो कि ये टेबल सिर्फ कैल्शियम तक ही एफिशिएंटली वर्क करता था। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम। इज दिस क्लियर? ये चीज समझ आ गई? ऑल राइट, ओके। दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन, दिस वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज जो है वो रिजेम्बलेंस नहीं दिखाती थी। बचे द सेकेंड वन, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बचे सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है? बचे न्यूलैंड ने एक बहुत ब्रॉड अजम्पशन दी थी, और यू कैन से अजम्पशन जिसके पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं थी। ही सेड इन नेचर ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड। ही सेड इन नेचर ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट, और इसके बाद एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे। न्यूलैंड ने ये स्टेटमेंट दे दी, इन नेचर देयर आर ओनली 56 एलिमेंट्स। ही अज्यूम्ड दैट आफ्टर हिज टेबल कोई न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे। अब बच्चे डू यू थिंक हिज अजम्पशन वाज करेक्ट? क्या उनका अजम्पशन सही था? बच्चे नो, हिज अजम्पशन वाज नॉट करेक्ट। क्योंकि बच्चे आप खुद देखो ना, आज 118 एलिमेंट्स पता है, और वो बोल रहे हैं कि नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही होंगे। उन्होंने इसको अज्यूम कर लिया ऐसा। तो बच्चे दिस इज ऑल्सो अ वेरी सीरियस लिमिटेशन। क्योंकि बच्चे साइंस में ऐसा थोड़ी होता कि आपने कुछ बोल दिया बस वैसे ही है। और उन्होंने ऐसा क्यों बोला? 7 8s are 56, 7 नोट्स ऑफ म्यूजिक, और 8th एलिमेंट जो है रिपीट करता है, तो 7 8s are 56। बस ये अजम्पशन है कि 56 एलिमेंट से ज्यादा नहीं होंगे, जैसे मेलोडी में नोट्स ऑफ म्यूजिक होते हैं वैसे ही। तो डू यू थिंक हिज अजम्पशन वाज करेक्ट? नो, एंड दिस इज अ वेरी सीरियस लिमिटेशन। बच्चे 7 कैसे आया? नोट्स ऑफ म्यूजिक 7 नोट्स, और 8 एलिमेंट्स के बाद सीक्वेंस में प्रॉपर्टी रिपीट होती थी। तो उन्होंने बोला कि 7 into 8 56 एलिमेंट्स ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ये तो बच्चे तुक्का है ना, इसके पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑलराइट, तो ये सेकंड लिमिटेशन हो गया। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या ये सेकंड लिमिटेशन क्लियर है? ऑल राइट, ओके। थर्ड लिमिटेशन बताइए। थर्ड लिमिटेशन, आई होप आपने ये पढ़ा होगा चैप्टर, तो थोड़ा बहुत तो आपको भी आता होगा। व्हाट इज द थर्ड लिमिटेशन?
कैन यू सी एनी थर्ड लिमिटेशन? कोई लिमिटेशन यहां दिख रही है? थर्ड लिमिटेशन बच्चे ये देखो, थर्ड लिमिटेशन, इन द सेम स्लॉट देयर आर टू एलिमेंट्स, कोबाल्ट एंड निकल, और यही सेम चीज बचे यहां है, सीरियम एंड लैंथनम। इन द सेम ग्रुप, in the same group, two elements were placed together. Okay, अब बच्चे एक ग्रुप में एक एलिमेंट आना चाहिए ना, एक ग्रुप में एक एलिमेंट आना चाहिए, ये दो एलिमेंट्स क्यों रखे हैं सेम जगह पे? इन द सेम ग्रुप why two elements are placed in the same slot? बच्चे ये उन्होंने अपने टेबल को फिट करने के लिए किया। और बच्चे अगर आप ध्यान से देखो, कोबाल्ट एंड निकल दे आर मेटल, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन दे आर नॉन मेटल्स। तो कोबाल्ट और निकल को नॉन मेटल्स के बीच में डाल दिया और एक ही जगह पे दो एलिमेंट्स रख दिए। यहां देखो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, येट्रियम, सीरियम एंड लैंथियम, ये दो एलिमेंट्स एक ग्रुप में क्यों रखे बच्चे? इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। Why he did this? There is no explanation. He placed two elements together in one slot. आना क्या चाहिए? एक स्लॉट में एक ही एलिमेंट आना चाहिए ना। नोट तो यूनिक होता है, रे रे रे, गा गा गा, मा मा मा, ऐसा थोड़ी होता है। नोट तो यूनिक है, तो आप एक स्लॉट पे दो एलिमेंट्स क्यों रख रहे हो? इसके पीछे उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, एंड दिस इज द थर्ड लिमिटेशन। सो दिस टेबल वाज applicable only up to calcium. Secondly, he assumed कि नेचर के अंदर सिर्फ 56 एलिमेंट्स होंगे, इससे ज्यादा बाद में डिस्कवर नहीं होंगे, ये रॉन्ग assumption था। थर्ड, at certain slots in the table he placed two elements together, and for this he has not provided any scientific explanation. ये तीन मेजर लिमिटेशन है बच्चे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के। इज दिस क्लियर? ये चीज समझ आ गई सबको? अगर आपको बच्चे अभी भी कोई न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में कोई भी ऐसा पॉइंट है जो क्लियर नहीं है, तो आप अभी पूछ सकते हैं। जो मेरा खुद एक पर्सनल मानना है कि स्टूडेंट्स को न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स तक ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, मेजर जो उनको डाउट वगैरह होता है वो मेंडलीफ और मॉडर्न में ही आता है, क्योंकि अभी तक तो बच्चे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं इसमें। इट इज जस्ट पैटर्न, गेस वर्क। तो क्लियर है? चल पड़े आगे फिर, लेट्स मूव ऑन। मेंडलीफ के टेबल पे चलें। we'll be able to discuss how his table has been arranged, his periodic law, and then we can move on to limitations and achievements. All right, चलो बच्चे, all these 3 points जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए ना, they are given here, ये एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। कैल्शियम तक एप्लीकेबल है, 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, at certain places he has placed dissimilar elements, और सेम स्लॉट में उन्होंने एलिमेंट्स को रख दिया है, तो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम विद लिमिटेशंस। ओके चलो लेट्स मूव ऑन। ओके, अब बच्चे नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेंडलीफ। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट मेंडलीफ, मेंडलीफ का जो टेबल था बच्चे, यू कैन से इट वाज यूनिक एंड आउटस्टैंडिंग। और बच्चे मेंडलीफ का जो वर्क है ना बच्चे, वो बहुत अच्छा वर्क था। इट वाज वेरी गुड वर्क, एक्सेलेंट वर्क, क्योंकि बच्चे मेंडलीफ ने बहुत हार्ड वर्क किया, टीडियस वर्क किया, और उस वर्क की वजह से जो उनका टेबल बना था उसके अंदर कुछ बहुत रिमार्केबल अचीवमेंट्स थे। आई विल नॉट से कि उसके अंदर लिमिटेशंस नहीं थे, लिमिटेशन थे, पर उनकी कुछ जो अचीवमेंट्स थी ना, उनके रिमार्केबल टीडियस वर्क की वजह से उन्होंने बहुत काम किया। ओके, उन्होंने बहुत ज्यादा टीडीएस वर्क किया, नॉट टीडीएस, टीडीएस, टीडीएस वर्क। टीडीएस वर्क का क्या मतलब होता है बच्चे? छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखा, हार्ड वर्क किया, जैसे बच्चे मेंडल ने किया था। मेंडल ने कोई गेस वर्क नहीं किया, उन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया। टीडीएस, टीडीएस का मतलब होता है बच्चे छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देना। ओके, तो बच्चे बिफोर वी जंप ऑन टू मेंडलीव्स टेबल,
I would just like to give you an idea how Mendeleev started with his work. जब बचे मेंडलीफ ने अपना टेबल स्टार्ट किया था तो एट दैट मोमेंट 63 एलिमेंट्स वर नोन. जब मेंडलीफ ने अपना वर्क स्टार्ट किया क्लासिफिकेशन का बचे 63 एलिमेंट्स वर नोन. और उन्होंने कैसे उसको स्टडी करना शुरू किया बचे? व्हाट ही डिड वाज ही मेड इंडिविजुअल कार्ड्स. उन्होंने क्या किया? हर एक एलिमेंट के लिए इंडिविजुअल कार्ड्स बनाए. ओके, इंडिविजुअल कार्ड्स यानी अबाउट फॉर 63 एलिमेंट्स ही मेड 63 कार्ड्स, individual cards, and on each individual card उन्होंने एक पर्टिकुलर एलिमेंट का सिंबल लिख दिया. जैसे सोडियम है Na, then its formula with oxygen Na2O, formula with hydrogen sodium hydride, then its mass 23U. ओके, ऐसे उन्होंने बचे क्या किया? जितने उस टाइम 63 एलिमेंट्स थे उन सब के लिए किया. He made separate cards, individual cards. फिर बचे इट इज सेड उन्होंने इन कार्ड्स को अपने रूम की वॉल पे प्लेस करना शुरू किया. उनकी रूम में एक वॉल थी बड़ी, उस वॉल के ऊपर उन्होंने इन कार्ड्स को स्टिक करके पर्टिकुलर ग्रुप्स में प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ऑक्साइड का फॉर्मूला जो है, हाइड्राइड का जो फॉर्मूला है, उस बेसिस पे अपने रूम की वॉल पे बचे क्या करना शुरू किया? ग्रुपिंग करनी शुरू की. He started placing them into groups on the basis of similarity in properties. So what he noticed was, जब वो ये ग्रुपिंग कर रहे थे, what he noticed was कि अगर हम इन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करें एक टेबल में, तो what is going to happen? You are going to get a proper classification जहां सिमिलर प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट्स हैं वो एक साथ आएंगे. ओके, एंड दिस इज हाउ ही बिल्ट अप हिज टेबल. उन्होंने अपना टेबल बनाया जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. इज दिस क्लियर? उनका तरीका समझ आ गया किस तरीके से किया था उन्होंने? 63 एलिमेंट्स नोन थे, हर एक एलिमेंट के लिए उन्होंने इंडिविजुअल कार्ड बनाया. ऑन द इंडिविजुअल कार्ड ही रोट डाउन सिंबल्स, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स, मास एटसेट्रा ऑन ईच इंडिविजुअल एलिमेंट, ऑफ ईच इंडिविजुअल एलिमेंट ऑन कार्ड्स. उन कार्ड्स को फिर अपने वॉल्स की रूम की वॉल पे क्या करना शुरू किया बच्चे? स्टिक करना शुरू किया. तो ग्रेजुअली उन्होंने रियलाइज किया कि ग्रुपिंग हो सकती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे मुझे अरेंज करना है. तो बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ दिस अरेंजमेंट वी गेट द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. अब बच्चे उन्होंने अपना एक लॉ भी दिया था जिसको हम कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. बच्चे एक चीज जो आपको याद रखनी है, डॉबरेनर्स ट्रायड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, दे आर ऑल बेस्ड ऑन एटॉमिक मास. ये सारी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स बच्चे किस पे बेस्ड हैं? एटॉमिक मास. तो बच्चे व्हाट डज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ से? periodicity in properties of elements are periodic function of their atomic mass. All right, periodicity in properties of elements are periodic function of their atomic mass. अगर आप बच्चे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी देखो, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है बच्चे? ग्रेजुअल चेंजेस. एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से हैं? इट इज ड्यू टू पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. सो मेंडलीव सेड whatever changes or similarities or dissimilarities we observe in properties of different elements, it is actually due to their atomic mass. So this is the law on the basis of which he classified his table. इसको हम कहते हैं Mendeleev's periodic law. Is this clear? Mendeleev का periodic law किस पे बेस्ड था बच्चे? atomic mass पे. बच्चे मेंडलीव ने क्या बोला? What did Mendeleev said?
the periodicity in properties, whatever properties change or whatever similarity or dissimilarity we observe in properties of elements, that is based on their atomic mass. तो इन्होंने एक लॉ दिया था जिसको हम एटॉमिक मास के बेसिस पे, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मेंडलीज पीरियोडिक लॉ। हाँ जी अयान। सर वो मेरे को पूछना था कि यहाँ पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब है? बच्चे पीरियोडिक फंक्शन सिंपली मींस दैट इट इज ड्यू टू एटॉमिक मास। पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब है कि जो हम चेंजेस देख रहे हैं बच्चे, इट इज ड्यू टू एटॉमिक मास। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बोलूं, पीरियोडिक फंक्शन मींस ड्यू टू चेंज इन एटॉमिक मास। इज दैट क्लियर अयान? यस सर। इज दिस क्लियर? यस सर। All right. So periodic function simply means बच्चे due to change in atomic mass. Okay. चलो अब बच्चे let's move on. Let's move on to Mendeleev's periodic table. Today what we'll do is बच्चे we'll discuss its arrangement. आज हम इसकी arrangement discuss करेंगे. Next class में बच्चे we will pick up its achievements and limitations. क्योंकि बच्चे it will require some time. फिर उसको बीच में नहीं छोड़ सकते. All right, so first today what I'll be doing is, okay, just a moment, let me just rub this off. I think PDF पहले use हुई होगी तो उसमें ये annotations पड़ी हैं. Okay, let's try to understand how this table has been arranged. Again, बच्चे you don't need to memorize the table. आपको table memorize नहीं करना है कि elements कहाँ कहाँ हैं, आपको memorize नहीं करना है. But yes, when you will talk about achievements and limitations, जब आप achievements और limitations की बात करोगे, okay, जब आप achievements या limitations की बात करोगे, उस टाइम आपको specific examples याद रखने पड़ेंगे. Yes, जानवी, periodicity का मतलब क्या है? Periodicity means gradual change, similarities, dissimilarities, repetition after a definite gap. ओके और उसको उन्होंने किसके साथ रिलेट किया मेंडलीफ ने? टू हिज एटॉमिक मास. ऑलराइट, अब अच्छा यहां आपको दो टर्म्स दिखेंगे, वन इज ग्रुप, सेकंड इज पीरियड्स. बच्चे फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर ग्रुप्स एंड व्हाट आर पीरियड्स. बच्चे ग्रुप्स क्या हैं? ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम्स. ऐसे व्हाट आर ग्रुप्स? ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम्स. तो ग्रुप आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. व्हाट इज अ ग्रुप? ग्रुप इज अ वर्टिकल कॉलम. ग्रुप इज वर्टिकल कॉलम. ऑलराइट, ग्रुप वर्टिकल कॉलम है. नेक्स्ट इज पीरियड्स. पीरियड्स क्या है? पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रोज. ऐसे पीरियड्स क्या है बच्चे? पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रो. All right, groups are vertical columns ऐसे, periods are horizontal rows. All right, अब बच्चे अगर आप ध्यान से देखोगे, how many groups are present in the periodic table? कितने ग्रुप में periodic table present है? 1 2 3 4 5 6 7 8. ये जो रोमन न्यूमरल में लिखे हैं ना बच्चे, 8 ग्रुप्स हैं. 8 groups. बच्चे we are not talking about subgroups, we are talking about groups. So we have 8 groups. Total कितने ग्रुप्स हैं बच्चे? 8 groups. Group number 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 groups. And बच्चे if you carefully notice, group number 1 to 7, there are 2 subgroups. Subgroup A, subgroup B. ए बी ए बी ए बी. बच्चे हर एक ग्रुप में फर्दर सब ग्रुप्स हैं ऐसे. एंड दिस एग्जिस्ट अप टू ग्रुप नंबर 7. ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 1 to 7, वी हैव सब ग्रुप्स ए एंड बी. एंड बच्चे ग्रुप नंबर 8 में ऐसा कोई सब ग्रुप नहीं है, सीक्वेंस में ही एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं.
सिंगल ग्रुप में एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं ग्रुप नंबर 8 में। क्या ये चीज क्लियर है सबको? ग्रुप नंबर 1 to 7 you have subgroup A and B. This is only existing up to group number 7. Group number 8 no subgroups, straight away एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। तो बच्चे मेन पीरियोडिक टेबल जो आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है इसमें 8 ग्रुप्स ही हैं। You will say it only has 8 groups. Yes, group number 1 to 7 you will say subgroups. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। क्या ये चीज सबको समझ आ गई? इज दिस क्लियर? ऑल राइट, ओके, चलो अब बच्चे हाउ मेनी पीरियड्स, हाउ मेनी पीरियड्स, पीरियड्स कितने हैं? हॉरिजॉन्टल रोज देखो, पीरियड 1 2 3 4 5 6 periods, 6 periods are there, 6 periods हैं। और बच्चे अगर आप देखोगे पीरियड नंबर 1 2 3 इसमें एक ही सीरीज है, सिंगल सीरीज। पर बच्चे व्हेन यू मूव टू पीरियड नंबर 4 5 6 फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज, पीरियड 5 फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज, पीरियड 6 फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज। तो बच्चे पीरियड नंबर 4 5 6 में आपको 2 सीरीज दिखेंगी, फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज। पर बच्चे पीरियड नंबर 1 2 3 इधर कोई सीरीज नहीं है, नो सीरीज। पर पीरियड नंबर 4 5 6 में फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज, फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज, फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज। इज दिस क्लियर? क्या ये चीज समझ आ गई सबको? ऑल राइट, ओके। अब बच्चे यहां एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इफ यू केयरफुली सी बिलो द ग्रुप्स, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है बच्चे, व्हाई ही सिलेक्टेड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, व्हाई ही सिलेक्टेड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन टू स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चे ही सिलेक्टेड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन टू स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि बच्चे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या करते हैं, दे रिएक्ट विद मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स, ये मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड दिस इज द रीजन ही सिलेक्टेड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो आपको अगर ध्यान से देखोगे हर एक ग्रुप के नीचे एक केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है बच्चे, दिस इज बेस्ड ऑन reaction of metal or non-metal or the element in that particular group with oxygen or hydrogen. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन होके उसका फॉर्मूला बनेगा मास के अकॉर्डिंग, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर, चेक करो। जैसे ग्रुप 1 में फॉर्मूला लिखा है R2O। इफ आई पिक एनी एग्जांपल फ्रॉम दिस ग्रुप, जैसे सोडियम लिया, अगर मैं बच्चे सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूं मुझे क्या फॉर्मूला मिलेगा, Na2O। If I take potassium with oxygen, K2O. ओके, तो बच्चे ग्रुप्स के नीचे ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ, उस बेसिस पे उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड की थी, एंड देन ही क्लासिफाइड देम इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो ये क्वेश्चन बच्चे पूछा जाता है कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया फॉर स्टडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज, व्हाई मेंडलीफ यूज्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन टू स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके पीछे क्या रीजन देंगे हम, दे रिएक्ट विद मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स, दे रिएक्ट विद मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स। सो दिस इज द रीजन ही सिलेक्टेड देम फॉर स्टडीइंग द केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, ये पॉइंट क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? All right, okay. तो बच्चे आज हम क्या करेंगे, we will stop here today. After this we have to pick up achievements and limitations of Mendeleev's periodic table. बच्चे that is something that I would like to pick up in one go. एक साथ करना चाहूंगा मैं,
सो आई विल नॉट पिक इट अप इन पार्ट्स। तो आज मैंने आपको यहां तक बचे अरेंजमेंट तक समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास व्हाट विल बी डूइंग इज विल बी पिकिंग अप देयर अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशंस। ठीक है, तो यहां तक बचे जो हमने पोर्शन किया है, प्लीज रिवाइज इट थ्रू। Therefore, in the next class, we'll be quickly picking up achievements and limitations, and we'll move on to modern periodic table arrangement. And most probably by Friday, yes, by Friday we'll be able to finish off the chapter. Friday तक बचे हमारा ये chapter खत्म हो जाएगा, but I require you to go through whatever we have done till today, so that when we come on Wednesday, achievements and limitations Mendeleev के आपको आसान लगेंगे समझने में. It will not take much time. All right? Is that clear to everybody? Chalo. All right, बच्चे. I'll be ending the session here. ठीक है? See you all on Wednesday. Bye bye everybody.